You are welcome in online classes. You are international school. How are you all student? आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट, आज आप मेरे साथ में करने वाले हैं क्लास 12 राजनीति शास्त्र चैप्टर 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, यूएनओ के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो आज का जो चैप्टर के अंदर जो हमारा टॉपिक डिस्कशन के लिए होगा, जिसके बारे में बात करेंगे, जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो मेन प्रिंसिपल ऑर्गन्स, 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे मुख्य ऑर्गन है, उसके बारे में बात करते हैं। ये है जनरल असेंबली, यानी कि महासभा। तो महासभा के बारे में बात करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट आप जानते हो, टोटल जो विश्व के 193 कंट्री यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। तो कह सकते हैं आप कि जो महासभा के भी सभी के सभी देश जो यूएनओ के मेंबर हैं, वो महासभा के भी सदस्य होते हैं। तो महासभा अपने आप में इसलिए काफी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की जो ब्रांच है, और उसमें सभी जो ब्रांच में सबसे ये मुख्य ब्रांच मानी जा सकती है। और ये अपने आप में एक कह सकते हो एक ऐसी शाखा है जहां पर एक इसको नगर की बैठक कह सकते हो कि विश्व के जो सभी देशों के रिप्रेजेंटेटिव है, यहाँ पर जो मीटिंग होती है उसके अंदर शामिल होते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जनरल असेंबली की अगर बात करें, तो जनरल असेंबली अपने आप में आप कह सकते हो किसी भी विषय के ऊपर यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं, कोई भी। तो अब आप इसका मतलब यह नहीं सोचना कि आप दोस्तों के बीच में कोई मनमुटाव है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसको लेकर आप यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के अंदर चले जाएं, क्योंकि इसके लिए फिर आपको न्यूयॉर्क जाना होगा। और न्यूयॉर्क के अंदर जो इसका मुख्यालय है, और वहां पर एक आइलैंड है, काफी खूबसूरत आइलैंड मैनहट्टन, वहां पर इसका मुख्यालय है, ठीक है ना। तो आपके समस्याओं का समाधान तो आप आपस में कर सकते हो, लेकिन देशों के बीच में किसी भी सब्जेक्ट को लेकर अगर कोई डिस्कशन होना होता है, तो किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कशन यहाँ पर किया जा सकता है। साथ ही जो यूएन के जो अदर ऑर्गन्स हैं, वो किसी तरह का निर्णय लेते हैं। जो बाकी सभी ऑर्गन्स की बात करें, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अन्य जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, वो कोई भी अगर निर्णय लेते हैं, तो हम यूएनओ के अंदर भी उसके विचार रखा जाता है, नॉर्मली रखा जाता है, एक ट्रेडिशन है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे, जो विचार विश्व के नगर बैठक के रूप में काम करते हैं, सारे वर्ल्ड के जो रिप्रेजेंटेटिव देश है, 193 कंट्रीज है, ठीक है ना, वो सभी यहाँ पर मीटिंग होती है, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर बैठते हैं। और साथ ही हर तरह की जो विश्व की समस्याएं हैं, उनके ऊपर यहाँ पर सुनवाई की जा सकती है। और संयुक्त राष्ट्र के मैंने जैसे कि कहा कि जितने भी मेंबर्स हैं, वो जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा है, जनरल असेंबली है, इसके भी मेंबर होते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो है किसी भी देश की तरफ से जो महासभा के अंदर, जनरल असेंबली के अंदर 5 मेंबर्स तक हो सकते हैं। हाउ मच? 5 मेंबर्स हो सकते हैं। लेकिन जो अगर किसी बात के ऊपर वोट डालने की बात आती है, तो कोई भी देश सिर्फ एक ही वोट डाल सकता है। आपके मैक्सिमम मेंबर किसी एक कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए इस महासभा के अंदर 5 हो सकते हैं, लेकिन वोट सिर्फ एक ही होगा। क्लियर? तो कोई भी समस्या, किसी भी तरह का कोई अन्याय के खिलाफ, कोई आपके जो पड़ोसी देश है, उनके साथ में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, किसी भी समस्या को लेकर यहाँ पर रखा जा सकता है। और जो इसके सभापति का जो चुनाव है, भाई अगर कोई महासभा है, तो इसके सभापति भी तो होंगे ना, ठीक है ना। वो जो सभापति है, उसका जो चुनाव है, वो 1 साल के लिए किया जाता है, ठीक है। जो इसका जो सभापति है, उसका चुनाव 1 साल के लिए, 1 वर्ष के लिए होता है। और उसकी मदद के लिए
17 जो उपाध्यक्ष होते हैं, जो तरह तरह के जो वो अलग अलग डिफरेंट कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, और किसी भी तरह की जो सहायक के रूप में अगर उनको सभापति की जो मदद करते हैं, किस्म से जो भी ऑफिशियल्स रिपोर्ट्स है उनको रखना होता है, सभी तरह के जो भी मैटर्स है उनको रखने के लिए यहाँ मदद करता है। अब इसके बाद में बात करते हैं स्टूडेंट, जो सेकंड हो गया अपना सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बात करते हैं। सबसे ताकतवर यूएन सेक्रेटरी के जो आप यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करो तो उसमें जो सबसे ताकतवर अगर कोई संस्था है या कोई प्रिंसिपल ऑर्गन है तो हम कह सकते हैं कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है। बार बार हमने अपने पहले वाले जो टॉपिक है उनमें भी सिक्योरिटी काउंसिल के अवसर में चर्चा करते आया हूँ कि इसके अंदर 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और जो है 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है ना। तो 5 परमानेंट मेंबर्स के बारे में हमने बात करते हुए आप सभी को बताया था। अच्छा, अभी तो आपको याद हो गए हुए, आप मुझे बताइए, ठीक है। उम्मीद कर सकता हूँ कमेंट सेक्शन में बताना। परमानेंट मेंबर्स के तो मैं नाम बता देता हूँ आपको, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, चीन, ठीक है ना, रूस, और बताइए यूनाइटेड किंगडम, ये सभी 5 परमानेंट मेंबर होंगे और जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर है। नॉन परमानेंट मेंबर है उनका जो कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है और फिर उसके बाद उनकी जगह दूसरे मेंबर चुन लिए जाते हैं। अब अपने आप में जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, ये बात की जो ये मेन ब्रांच है, जो हम बात करें सिक्योरिटी काउंसिल की, ये जो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए काम करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी इसके पास है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी भी देश के अंदर या विश्व के अंदर, पूरे विश्व के अंदर शांति रहे, पीस रहे, सुरक्षित रहे सभी, तो इसकी जो उत्तरदायित्व है वो किसके पास है? सुरक्षा परिषद के पास है। तो अपने आप में आप कह सकते हो, जब इतने परमानेंट मेंबर्स की हमने बात की थी, वीटो पावर के बारे में बात की थी, और जो सुरक्षा, पूरे विश्व की सुरक्षा से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट इन्हीं के पास में है, इनका उत्तरदायित्व है, तो आप अपने मतलब एक कंक्लूजन ये निकाला जा सकता है कि जो संयुक्त राष्ट्र है उसकी सफलता और असफलता का जो जिम्मेदारी है वो जो कभी भी अगर आंच आती है तो सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर आती है, ठीक है ना। अगर हम बात करें यूएनओ की बात करें, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, किसी भी विषय को लेकर अगर कहीं पर सफल होता है तो उसका क्रेडिट भी इसी को जाएगा, सिक्योरिटी काउंसिल को, और कहीं फेलियर होता है तो भी सिक्योरिटी काउंसिल। तो आप बोल सकते हो कि संयुक्त राष्ट्र के जो सबसे मेन ऑर्गन के रूप में काम करते हैं। अब ये जो है, जो महासभा अगर किसी तरह के निर्देश देती है, ठीक है ना, महासभा जनरल असेंबली की बात कर रहे हैं, जो संयुक्त राष्ट्र की महासभा है, अब निर्देश के आधार पे जो भी कोई जो डिसीजन को एग्जीक्यूट किया जाता है तो वो यहां से होता है, सुरक्षा परिषद से होता है, ठीक है ना। महासभा का काम डायरेक्शन देना है, उसको प्रिंसिपली जो ग्राउंड के अंदर मेटेरियलाइज करना है उस डिसीजन को, एग्जीक्यूटिव बॉडी के रूप में आपकी जो सुरक्षा परिषद काम करती है, ठीक है। इस बारे में हो गया। और जितने भी जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनको अगर कोई मेंबरशिप देने की बात आती है, जैसे कि हमने बात किया कि जो नॉन परमानेंट मेंबर्स अस्थायी है, टेम्परेरी है, उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद में हम दूसरे मेंबर्स को चुनते हैं, तो उसका जो चुनाव है उसको जब भी किसी देश को से उस रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है तो हमेशा ये ध्यान रखा जाता है जो इंटरनेशनल पीस के लिए, इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए उसका पास्ट रिकॉर्ड किस तरह का है, हाउ द कंट्री हैज कंट्रीब्यूटेड फॉर द पीस एंड द सिक्योरिटी एंड ओवरऑल एट द इंटरनेशनल लेवल, ठीक है, समझ गए। जो भी नॉन परमानेंट मेंबर है, परमानेंट तो फिक्स हो गए, ठीक है ना। अब हमको बात करनी होती है ना बेटा नॉन परमानेंट मेंबर की, तो हम नॉन परमानेंट मेंबर का जब भी चयन करते हैं तो उसमें उनके पास रिकॉर्ड उस देश का देखा जाता है कि उनका चरित्र कैसा रहा है और कितना कंट्रीब्यूशन रहा है, इस बारे में ये सब यहाँ पर देखकर ही निर्णय लिया जाता है,
जो विश्व की शांति और सुरक्षा का संरक्षण की रेस्पॉन्सिबिलिटी संयुक्त राष्ट्र के पास है ही, जैसा कि हमने बात की। और जो संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है, सिक्योरिटी काउंसिल, अब ये कोई निर्णय अपनी मर्जी से नहीं लेती है। कोई भी किसी देश के ऊपर पता लगा कि भाई फला कंट्री है, इट इज एक्टिंग लाइक ए रॉब, यानी कि वो अपने साथ के पड़ोसी देशों के ऊपर किसी तरह का आक्रमण करता है या नजरें उनकी खराब होती है, उनके किसी पार्टिकुलर क्षेत्र को छीन लेता है। तो अगर इसमें किसी तरह का डिसीजन लिया जाता है, तो अगर इसके चार्टर के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, तो वो अपनी जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो अपने चार्टर के जो ड्यूटीज हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो उद्देश्य है, उनको ध्यान में रख के करती है। अपनी इच्छा अनुसार जो सिक्योरिटी काउंसिल कुछ काम नहीं करती है। मैं बात कर रहा हूं पेपर्स की बात, जो रिकॉर्ड्स में, जो चार्टर में लिखा है। लेकिन आपने देखा है यूएस हाइस्कोनी की बात करें, जो संयुक्त यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की बात करें, तो आपने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के वर्चस्व, हाइस्कोनी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसमें पढ़ा कितनी बार कि यूएन के मैंडेट ना मिलने के बाद भी, उनसे स्वीकृति ना मिलने के बाद भी कितनी बार कितने देशों के इंटरनल मैटर्स में उन्होंने इंटरफेयर किया है। या फिर आप कह सकते हो कि जो मिलिट्री एक्शन तक उन्होंने लेके और वहां पे पपेट गवर्नमेंट बैठा दी अपनी इच्छा अनुसार, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। लेकिन हम आपका साथ में क्रिटिकल एनालिसिस भी कर रहे हैं और आपको जो किताबों में लिखा है वो भी साथ में बता रहे हैं, ठीक है ना, ताकि अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप बना सकते हो। क्लियर? तो इसके बाद में हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अपने देश, सब देश में तो एक न्यायालय होता ही है, ये तो आप मानते हो। उसके अंदर तो हमारे जिस तरह के एक दायरा है, किसी भी केस को पहले कहां पर रखा जा सकता है और डिसीजन लेने के लिए स्टाफ एक प्रक्रिया बनी हुई है, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसका जो मुख्यालय कहां पर है वो हमें बताइए आप। देखो बेटा, ये सब क्वेश्चंस मैं पूछता रहूंगा आपसे, आपको कमेंट में जवाब देने होंगे। जो सिंसियर बच्चे हैं वो जरूर जवाब देंगे, जिनको पढ़ना है। अब इसी से मैं अंदाजा लगाने वाला हूं कि आप कितना, हाउ डेडिकेटेड यू आर टुवर्ड्स योर स्टडी, हाउ सीरियस यू आर। अगर मेरे सभी प्रश्नों के जवाब आप दे रहे हो, लगातार सभी वीडियो कंटिन्यूस देख रहे हो, तो मैं मानूंगा कि मेरा ये जो काम कराना सफल हो, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अपने आप में सबसे प्रिंसिपल ऑर्गन के रूप में काम करता है, ठीक है ना। यूएन का चार्टर बोलता है, मैं नहीं कह रहा हूं, जो यूएन का चार्टर और ड्यूटीज है, जो जिसके बेसिस के ऊपर यूएन बना, उस टाइम जो किताबें लिखी गई, वो जो चार्टर का जो आर्टिकल है 1992 के अंदर ये दे के रखा हुआ है कि अपने आप में एक प्रिंसिपल ऑर्गन है। लेकिन एक बात मैं बता देता हूं कि यूएन के अंदर एक तो है कि कोई भी दो देश या दो से ज्यादा देश जब किसी मैटर को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे, तब ही ये निर्णय देने वाला है इसके ऊपर, राइट। ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्टली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस किसी मैटर के अंदर इंटरवीन कर लेंगे अपने पास में। जुडिशियल रिव्यू अगर बात करें तो आपने जुडिशियल रिव्यू के बारे में सुना होगा, जो भी अपने सुप्रीम कोर्ट के पास में है, जो भी पार्लियामेंट से किसी तरह के डिसीजन लिए जाते हैं तो उनको एक रिव्यू करके देख सकते हैं कि वो जो पार्लियामेंट से जो कानून बना है वो कितना रिलेवेंट है, जो लोगों के लिए किस तरह के काम करने वाला है। तो इस तरह से वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस काम नहीं करता है जब कोई दो देश एग्री होकर एक समझौता कर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जैसे कि हम बात करें जो अपना कश्मीर इश्यू है, वो भी दोनों देश सहमति से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इनफैक्ट बात करें तो दी देन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू अपनी तरफ से खुद कश्मीर इश्यू को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में रहे। हालांकि उसके क्या परिणाम रहे वो
अच्छा रहा वो वहां पर ले जाना या नहीं रहा, उसके बारे में आप अगर कश्मीर समस्या को पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, तो आपको पता लगेगा कि उसका इतने पॉजिटिव परिणाम मिले, वो हमारे लिए एक बड़ा ड्रॉबैक हो गया। ये जो कश्मीर जो समस्या थी वो एक इंटरनेशनलाइज हो गई उसकी वजह से, ठीक है ना। जिन देशों को नहीं भी पता था वहां तक ये बात कर रही है, और बीच बीच में दूसरे कंट्री मीडिएशन की बात करते हैं। सब्जेक्ट से बाहर हो गए लेकिन कनेक्ट करते हुए चलेंगे ताकि आपकी और जनरल नॉलेज भी हो जाए, ठीक है ना। तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि हर मैटर यहां पर लेके जाए। और जो भी न्यायाधीश है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर होते हैं, और जो जज का कार्यकाल 9 वर्ष होता है, और हर 3 साल के बाद में 5 न्यायाधीश जो है वो रिटायर हो जाते हैं। तो जो न्यायाधीशों का जो चुनाव होता है वो न्यायाधीश अगर उनके कंट्री के साथ में कोई मैटर भी आता है डिस्कशन के लिए या न्यायालय का जो डिसीजन लेने के लिए, तो वो एक किस्म से आप कह सकते हो बायस नहीं हो सकते, इम्पार्शियल होकर उसका डिसीजन लेना होगा, ठीक है ना। तो किसी तरह से अपने देश का सेल्फ इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि आप कहाँ पर काम कर रहे हैं, अपने देश की एक इमेज, देश वैल्यू की बात होती है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर जो न्यायाधीश के भी अपने दायरे होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो न्यायालय सदस्य हैं वो अपने खिलाफ भी, अगर अपने देश के खिलाफ भी होने से तो वो सुनवाई होती है। 22 जो है न्यायाधीश है, कितने 22 न्यायाधीश है, और 22 न्यायाधीश के अंदर से कार्यकाल खत्म होने, हर एक का कार्यकाल 9 वर्ष है, और 5 न्यायाधीश 3 वर्ष के बाद में रिटायर होते रहते हैं। ये ऐसा सिस्टम इसलिए किया जाता है ताकि जो है ऐसा ना लगे कि पता लगा कि किसी एक साल में सारे के सारे जो 22 के 22 जो न्यायाधीश हैं वो सारे एक साल में रिटायर हो जाए। तो उसकी जगह जो चयन की प्रक्रिया काफी जटिल है और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो इसको अवॉइड करने के लिए जैसे हम राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनका चुनाव करते हुए हमारे देश में देखते हैं कि राज्यसभा के मेंबर भी प्रत्येक जो 2 वर्ष के बाद में रिटायर होते रहते हैं, और उनकी जगह दूसरे जो मेंबर्स को चुना जाता है, ताकि एक राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी जैसे काम करते रहे। जैसे कि लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो जाता है, राज्यसभा जो है एक स्थायी जो है के रूप में काम करती है, करेक्ट। तो इसके बाद में हम बात कर लेते हैं जो कार्यकाल की बात हो, सदस्य देशों की सरकारें न्यायाधीशों को मनोनीत करने चुनाव में भाग लेती है। देखो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो जितने भी मेंबर हैं अपने यूनाइटेड नेशन के कंट्री, उनमें से आप अपने देश से न्यायाधीश को चयन के लिए वहां के लिए रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन उसका जो न्यायाधीश को चयन की जो प्रक्रिया है वो काफी जटिल है, ठीक है ना। उसमें महासभा और सुरक्षा परिषद, महासभा और सुरक्षा परिषद में अलग अलग सेपरेट, महासभा अपना खुद जो उसके पैरामीटर से, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाली, सिक्योरिटी काउंसिल अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाली, और दोनों में अगर सपोज करो आपके देश से, अपने देश से कोई एक न्यायाधीश वहां से अपॉइंटमेंट के लिए रिप्रेजेंट अपना देश रिप्रेजेंट करता है, और मैं आपसे पूछने भी वाला हूं इस बारे में, बाद में पूछूंगा, तो फिर होगा क्या, उसको सिक्योरिटी काउंसिल में भी बहुमत हासिल करना होगा, और इसके साथ में महासभा के अंदर भी बहुमत हासिल करना होगा। दोनों जगह सेपरेट सेपरेट बहुमत, इफ द इंडिविजुअल गेट द मेजॉरिटी इन both of the places in the Security Council and the General Assembly as well, then he also will be selected as a member of International Court of Justice, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर जो न्यायाधीश का जो चयन है वो काफी जटिल प्रक्रिया है। और मैं आपसे पूछूं एक प्रश्न पूछता रहेंगे कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपने देश से कौन न्यायाधीश है ये जिन्होंने अपने देश को रिप्रेजेंट किया है। आप कह सकते हो जो इंटरनेशनल कोर्ट
जस्टिस के न्यायाधीश रहे अपने देश का। मैं नाम बता देता हूँ, जस्टिस बलवीर भंडारी है। लेकिन आप ये बताइए वो कौन से ईयर में उनका चुनाव हुआ था फर्स्ट? अगर मैं फर्स्ट बार बोल रहा हूँ तो इसका मतलब 2 बार चुनाव हुआ था, 2 बार वो चुने गए थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए। पहली बार 1970 में उनका जो चुनाव हुआ था। अब आप मुझे बताएंगे कि दूसरी बार क्या चुनाव हुआ था। करेक्ट? ध्यान रखेंगे, कमेंट करके बताएंगे, देखते हैं कितने बच्चे आप लोग बताते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है इसके जो क्षेत्राधिकार है वो ऐच्छिक है। ऐच्छिक का मतलब ये हुआ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर अपनी इच्छा से कोई मैटर को लेके जाता है तो तब वो जाके उसके ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस डिसीजन देती है, ठीक है ना। ये बात आप समझ गए, क्लियर हो गया? बिल्कुल, दोबारा से तो नहीं कुछ बताने की जरूरत। आपने मैंने बताया अकॉर्डिंग टू यूएन चार्टर 92 ये प्रिंसिपल ऑर्गन है। आप कोई भी देश आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं कर सकते, यानी कि जरूरी नहीं कि इसी कोर्ट के अंदर अपने मैटर को लेके जाने। आप अपनी अदालतें अपने आप सामंजस्य और जो कह सकते हो कि आपस में बायलैटरल इश्यूज को अमिकेबली सॉल्व कर सकते हो तो बेटर है, नहीं तो आप ले जा सकते हो। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो निर्णय हैं वो सभी पर बराबर से लागू होते हैं और साथ ही इसमें जो जस्टिस है वो 22 है और सुरक्षा परिषद और महासभा जो है चयन के उसमें हिस्सा लेती है, जो भी इसके जो न्यायालय के न्यायाधीश चुने जाते हैं। और कार्यकाल जो है 9 वर्ष का होता है और प्रत्येक 3 वर्ष के बाद में 5 न्यायाधीश रिटायर हो जाते हैं। और जो मनोनीत जो सदस्य देशों की सरकारें न्यायाधीशों को मनोनीत तो करती है, चुनाव में भाग लेती है, लेकिन उनका मतलब जो है उनको दोनों जगह के न्यायाधीश को मेजोरिटी हासिल करने की बहुमत पाना होगा। हम बात करें जनरल असेंबली की बात करें या फिर बात करें सिक्योरिटी काउंसिल, तो तभी आप उनके न्यायाधीश इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बने रह सकते, ठीक है। इसके बाद में बात कर लेते हैं आर्थिक और सामाजिक परिषद। ये भी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, एक संयुक्त राष्ट्र की प्रिंसिपल ऑर्गन में आते हैं। जैसा कि नाम से ही विदित है कि आप जान सकते हो कि ये जो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए विश्व के सभी देशों के इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए काम करती है, ठीक है ना। और इसके बाद में हम बात करें सेक्रेटरीट की बात कर सकते हैं, सचिवालय की बात कर सकते हैं। जो भी एक प्रिंसिपल ऑर्गन है वो जो संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है कहाँ पर है ये आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है ना। हर चीज में नहीं बताने वाला, फोन पेडिंग नहीं होने वाली है। अपना भी थोड़ा माइंड लगाइए, किताबें थोड़ी या अपनी जीके का इस्तेमाल कीजिए और मुझे बताइए जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय कहाँ पर है वो आप मुझे बताइए। और इसका सचिवालय है, इसका मेन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, जितने भी रिकॉर्ड्स वगैरह रखना है और उनके जो स्टाफ है, जो सेक्रेटरीट के स्टाफ यहाँ पर बैठते हैं और महासचिव सचिवालय के प्रभारी होते हैं, महासचिव सेक्रेटरी जनरल। आप मुझे बताइए, कमेंट में बताइए, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। मैं बता देता हूँ यूएन का सेक्रेटरी जनरल अभी कौन है, एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है ना। तो ये सब बातें याद रखिए, साथ साथ में आपका जनरल नॉलेज भी अपडेट हो जाएगा और पॉलिटिकल साइंस के तो माहिर मैं बना ही दूंगा, मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा। मेरी बातें सुन के आपको बन जाएगी। जब नंबर 6 पर आ जाते हैं यूएन की जो और भी एजेंसियां हैं, जैसे कि हम बात करें विशेष एजेंसियों में यूनेस्को हो गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन हो गया, विश्व व्यापार संगठन हो गया, यूनिसेफ हो गया और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये बाकी जो एजेंसीज है ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये भी काफी इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे कि आप जानते हो अभी जो WHO अपना काफी उनका रोल है इस तरह की जो पैंडेमिक है, एपिडेमिक जो डिजीज विश्व के अंदर फैल जाती है तो उस टाइम उनको काफी कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो इसी के साथ में आज का हमारा टॉपिक यहीं पर खत्म करते हैं और मैं आप सभी से आशा करता हूं, गुजारिश है मेरी कि रेगुलर रोजाना करते रहिए और फीडबैक भी मुझे रोजाना देते रहिए। कहीं पर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में डालिए, हमसे पूछिए, हम आपको बताएंगे।
इसी के साथ आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है।